नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल वाई संजय में। यदि आप रेलवे लोको पायलट, टेक्नीशियन या अन्य किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एमपीसीबी का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मोटर फेज कंट्रोल बोर्ड, मोटर पोलरिटी कंट्रोल बोर्ड, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, मोटर प्रोटेक्शन कैपेसिटेंस बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो एमपीबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा ये। तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो ये एमपीबीसी है इसका काम क्या है। एमपीबीसी का कार्य होता है मोटर को मैन्युअली स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए तथा ओवरलोड और फेज फेलियर से सेफ्टी प्रदान करने के लिए एमपीसीबी का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कार्य भी पूछ सकता है और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? इसको काट दीजिए दोस्तों, प्रेरण मोटा को काट दीजिए, ये गलती से टाइप हो गया है। तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं टंगस्टन रजिस्टर, यूरेका कैपेसिटर, कार्बन या फिर नाइक्रोम बैरिस्टर। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो दिया गया है, कार्बन इंडक्टर। तो ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है दोस्तों। किसके रूप में करता है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के रूप में कार्बन इंडक्टर जो है ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। जो कि हमारी एनर्जी रहती है उसको किस में हम करते हैं स्टोर? जूल में। तो दोस्तों जो ये एनर्जी को स्टोर करेगा उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब जो इंडक्टर जो हमारा रहता है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एनर्जी को, मतलब ऊर्जा को संग्रहित करता है। और जो संधारित्र होता है हमारा कैपेसिटर जिसको हम बोलते हैं, वो किसके रूप में करता है दोस्तों? विद्युतीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो एल दिखाया गया है, एल दोस्तों यहाँ पर क्या है? ये इसको बोलेंगे इंडक्टेंस या प्रेरकत्व। और जो आई जो है हमारी, इसको हम बोलेंगे धारा या करंट। तो इसका सूत्र हो जाएगा यू एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। किसके केस में दोस्तों? इंडक्टर के केस में। दोस्तों कई बार इस फॉर्मूला बेस्ड पर क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अगर हमें इंडक्टेंस की और कैपेसिटेंस की अगर वो वैल्यू दे देता है तो हम उसमें एनर्जी की गणना भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अधिकांश जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो दोस्तों जो भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन जो होता है, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी जो दिया गया है हमें, थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र। तो ताप विद्युत संयंत्र जो होते हैं दोस्तों, उनके द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो कि लगभग हमारा 57% भाग जो है थर्मल पावर प्लांट द्वारा बिजली उत्पादन में किया जाता है। और तो दोस्तों जो हाइड्रो है, हाइड्रो का लगभग 14.4% हिस्सा हाइड्रो द्वारा, मतलब जल के द्वारा हमारा किया जाता है। जबकि जो विंड के द्वारा हमारा कितना किया जाता है दोस्तों? विंड एनर्जी के द्वारा लगभग 10% हमारा बिजली उत्पन्न की जाती है। उसी प्रकार से दोस्तों जो हमारे न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियर से भी कुछ परसेंट हिस्सा हमारा किया जाता है। और जो हमारा गैस है, गैस से हमारा दोस्तों 7.2% के लगभग हमें विद्युत उत्पन्न की जाती है दोस्तों। और बाकी का जो बचा कुचा हमारा ये है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और डीजल वाले हैं और सोलर पैनल से हैं, उनके द्वारा हमारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर होती है। ऑप्शन ए सर्वो मोटर, ऑप्शन बी डीसी धारा मोटर, ऑप्शन 3 तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन डी प्रेरण इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों जो पानी का पंप है, हमारे जो घरों में जो पानी की मोटर होती है, पानी का पंप हम जिसको बोलते हैं, उसमें जो है इंडक्शन मोटर जो रहती है, प्रेरण मोटर, उसका उपयोग हम करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी जो दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन मोटर। दोस्तों इंडक्शन मोटर का ही उपयोग क्यों करते हैं?
क्योंकि इंडक्शन मोटर जो है हमारी एसी सप्लाई पर ऑपरेट होती है, और जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है दोस्तों वो एसी सप्लाई होती है, जो कि हमारे घरों में आसानी से उपलब्ध होती है। इसके कारण से ही हम एसी इंडक्टर मोटर का उपयोग करते हैं पंप वगैरह में, और हमारे जनरल काम में जो यूज ली जाती है घर में, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है। ऑप्शन ए दिया गया है किरचॉफ के धारा के नियम पर, फैराडे के नियम पर, लेंज के नियम पर, ओम के नियम पर। तो दोस्तों जो डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ होता है ईबी, जो किसके आधार पर, किसकी अवधारणा है, मतलब किस वैज्ञानिक के नाम पर उसको दिया गया है, मतलब किसने इसकी खोज की, एक तरह से इसका पूछने का मतलब ये है। तो दोस्तों जो बैक ईएमएफ जो है लेंज जो है, लेंज लॉ, लेंज के नियम पर आधारित है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा बैक ईएमएफ जो है उसकी वैल्यू जो दोस्तों हमारा अप्लाइड वोल्टेज है उससे कम होती है। तो दोस्तों जो हमारा अप्लाई वोल्टेज बी है तो उसके बराबर में हम लिखते हैं तो ई बी प्लस आई ए आर ए, जो आर्मेचर में हमारे वोल्टेज ड्रॉप होंगे उसके द्वारा हम फॉर्मूला देते हैं। तो डीसी मोटर के केस में फॉर्मूला ऐसा हो जाता है अप्लाइड वोल्टेज बी बराबर बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है। डीसी मोटर के केस में कई बार फॉर्मूला बेस्ड इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। बैक ईएमएफ की वैल्यू दे देता है, आर्मेचर करंट की वैल्यू दे देता है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी प्रोवाइड कर देता है, और हमसे पूछता है कि हमारा सप्लाई वोल्टेज क्या है, या फिर हमें सप्लाई वोल्टेज दे देगा, आर्मेचर करंट आर्मेचर रेजिस्टेंस दे देगा, हमसे पूछ लेगा बैक ईएमएफ क्या है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो हमारा जो बैक ईएमएफ है किसने दिया दोस्तों, लेंज के नियम के आधार पर हमें दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, अंतःध्रुवी इंटरपोल बाइंडिंग निम्नलिखित में से किसके साथ श्रेणी में संयोजित होती है। ऑप्शन है फील्ड बाइंडिंग, बी यॉक, सी पोल बाइंडिंग, डी आर्मेचर बाइंडिंग। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो ये इंटरपोल बाइंडिंग जो होती है, इंटरपोल बाइंडिंग जो होती है दोस्तों ये जो है हमारी आर्मेचर बाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड होती है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इंटरपोल क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारा जो डीसी मोटर होती है उसके जो मुख्य पोल होते हैं दोस्तों इस प्रकार से, आपने देखा होगा डायग्राम, ये जो हमारे मुख्य पोल होते हैं दोस्तों ये तो हो गया हमारे मेन पोल। तो दोस्तों जो इंटरपोल होते हैं जो इनके बीच में, जो मुख्य पोल के बीच में बनाए जाते हैं ये, और ये आर्मेचर के किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में। तो दोस्तों ये जो कम्यूटेशन प्रोसेस है उसको ख़त्म करने के लिए इनका उपयोग हम करते हैं इंटरपोल बाइंडिंग का। तो दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है कि इंटरपोल बाइंडिंग जो है हमारे आर्मेचर बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है, और ये कहाँ कनेक्ट होते हैं, हमारे मुख्य पोल के बीच में कनेक्ट होते हैं, और ये मुख्य पोल से क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है साइज में। क्वेश्चन नंबर 8, यूपीएस का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है यूनी डायरेक्शनल पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल पल्स सप्लाई, ऑप्शन सी है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ऑप्शन डी है यूनाइटेड पावर सप्लाई। तो दोस्तों इसका यूपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसका जो ऑप्शन सी हमें जो दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों यूपीएस का यूज़ हम जनरली जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, उनमें यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी अगर कट हो जाए, काम में बाधा उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए हम यूपीएस का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पावर सप्लाई से बाधित होने से बचने के लिए यूपीएस का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 9, सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या है। ऑप्शन ए है 180 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 100 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 1000 डिग्री से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 600 डिग्री से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। सोल्डरिंग के लिए जो टेम्परेचर होता है उसकी जो सीमा है दोस्तों, उसकी सीमा जो है हमारा ऑप्शन ए में जो दिया गया है 180 डिग्री से 250 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। मतलब हमारे जो सोल्डरिंग हम जो करते हैं वो हमारी 180 डिग्री से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। यह आपको दोस्तों याद रखना है, ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10,
सामान्य आयु और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि हमारा जो सामान्य मनुष्य है मतलब उसके रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन जो हमारा ए दिया गया है 0.5 ओम, ऑप्शन बी दिया गया है 1 किलो ओम, ऑप्शन सी दिया गया है 5 किलो ओम, ऑप्शन डी दिया गया है 10 किलो ओम। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो सामान्य आयु या सामान्य स्वस्थ जो व्यक्ति रहता है उसके शरीर का टेम्परेचर 1 किलो ओम होता है। जो ऑप्शन जो बी में दिया गया है हमारा उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 किलो ओम। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा सामान्य व्यक्ति का। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, मतलब जो बॉडी हमारी जो है शुष्क हो सकती है मतलब ड्राई। तो दोस्तों अगर ड्राई बॉडी का प्रतिरोध अगर ये पूछता है तो दोस्तों ड्राई बॉडी का प्रतिरोध कितना होता है 1 मेगा ओम होता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो है ड्राई शुष्क व्यक्ति की शरीर का प्रतिरोध 1 मेगा ओम होता है, सामान्य आयु वाले का 1 किलो ओम होता है। ये दोनों को डिफरेंस आपको याद रखना है। इसमें बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, एसएमपीएस की प्रणाली किस पर आधारित है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल प्रिंसिपल, इंटीग्रल कंट्रोल प्रिंसिपल, चॉपर प्रिंसिपल, फेज कंट्रोल प्रिंसिपल। तो दोस्तों जो है एसएमपीएस जो होता है उसकी जो कार्य प्रणाली है वो चॉपर प्रिंसिपल पर आधारित होती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें बात आती है एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों जो एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है वो होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, क्या होती है दोस्तों, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों एसएमपीएस क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें एसएमपीएस की कार्य प्रणाली चॉपर पर प्रिंसिपल पर आधारित होती है और इसका फुल फॉर्म हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई। और ये क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन से दोस्तों 3 क्वेश्चन बन गए और तीनों क्वेश्चन एग्जाम्स में लगातार टेक्निकल एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जरूर नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12, केवल कर्ण को लंग्स को कहा जाता है, केबल एंड, केबल कवर्स, केबल बैंड्स, केबल शूज। तो दोस्तों ऑप्शन इसका जो दिया गया है ऑप्शन डी केबल शूज। जो केबल कर्णक या लंग्स जो होते हैं उनको केबल शूज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, ऑफलाइन यूपीएस को आवश्यकता होती है बैटरी की, कैपेसिटर की, इंडक्टर की, रजिस्टर की। तो ऑप्शन ए जो है इसका बैटरी। तो दोस्तों जो ऑफलाइन यूपीएस जो होते हैं उनको बैटरी की आवश्यकता होती है, ये भी आपको याद रखना है। पहले यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा था, अभी पूछ लिया कि ऑफलाइन यूपीएस के लिए क्या आवश्यकता होती है। दोस्तों उसके लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक बैटरी 202 के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है, यदि 0.75 एम्पियर धारा उत्पन्न की जाती है तो बैटरी में विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों कोई एक बैटरी है हमारी, मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। इसका कोई विद्युत वाहक बल ई है और इसमें कितना दे रहा है दोस्तों, ये दोस्तों 202 नहीं है, मतलब 20 ओम है ये, सॉरी 20 ओम का कोई रेजिस्टेंस है। इसमें कोई करंट कितनी प्रवाहित हो रही है दोस्तों, 0.75 एम्पियर इसमें कोई करंट प्रवाहित हो रही है दोस्तों। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 20 ओम, उसमें कोई धारा जो प्रवाहित हो रही है 0.75 ओम हमें वो दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, इसमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो ई बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा ई बराबर होता है आई आर होता है। तो हमें ई की वैल्यू ज्ञात करनी है इसमें। तो आई हमारा है 0.75 इंटू 20, रजिस्टेंस हमारा 20 ओम है दोस्तों। पॉइंट को हम हटाएंगे तो हमारा नीचे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा।
तो ये 25 से काटेंगे इसको, तो 25 थी 75, 25 चक्का 100, 4 से अगर 20 को काटेंगे तो 4 पंजो 20, मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजो 15 वोल्ट। तो दोस्तों जो हमारा बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 वोल्ट हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ ले जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे तो आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है जैसा कि मैंने सॉल्व किया है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है वाट मीटर, ऑप्शन सी है एमीटर, ऑप्शन डी है एम्पियर हावर मीटर। तो दोस्तों जो इंटीग्रेटिंग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हैं, जो ऑप्शन जो डी दिया गया है हमारा एम्पियर हावर मीटर, इसको हम इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये एम्पियर हावर मीटर जो होती हैं, हमारे जो एनर्जी मीटर होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्पियर हावर मीटर बोलते हैं, एनर्जी मीटर को ही। जो कि हमारे घरों के बाहर जो लगे रहते हैं मीटर, उसी को हम एनर्जी मीटर बोलते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। एनर्जी मीटर को पूछ सकता है, ऑप्शंस में कई बार मैंने देखा है कि पूछ लेता है एनर्जी मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको याद रखना है इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, 2 वोल्ट 4 एम्पियर आवर के 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर बनाई गई बैटरी का कुल वोल्टेज कितना होगा। तो दोस्तों मान लीजिए अगर हम 4 बैटरियों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं इस प्रकार से, और उनकी बैटरी की प्रत्येक बैटरी का वोल्टेज कितना है दोस्तों, हमारा 2 वोल्ट है। तो मान लीजिए इन सबको क्या कर दिया हमने, समांतर क्रम में जोड़ दिया। दोस्तों 2-2 वोल्ट अगर इनका है, इसका दोस्तों जो कुल वोल्टेज रहता है, हमारा कुल वोल्टेज दोस्तों जो ए और जो बी सिरा है इसके मध्य में जो रहता है, इसका टोटल वोल्टेज रहता है। दोस्तों जब भी हम किसी भी समांतर परिपथ में अगर कोई भी रजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर बैटरियाँ कनेक्ट गई है, जितना वोल्टेज सोर्स का बैटरी अपन अप्लाई करते हैं वो इन सभी सिरों पर समान वोल्टेज हमें प्रदान करता है। यदि 2 वोल्ट की 4 सेल हमारे समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएँ तो उनसे जो प्राप्त कुल वोल्टेज होगा उसका वैल्यू भी क्या होगा दोस्तों, 2 वोल्ट होगा। कैसे समझेंगे दोस्तों इसको, मान लो कि 4 रजिस्टेंस हम जब किसी वोल्टेज में, यहाँ पर हम बी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो दोस्तों हमारा रूल क्या है, अगर हम कोई बी वोल्टेज अगर प्रदान करेंगे 4 रजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इन पर जो समांतर क्रम में दोस्तों क्या होता है, वोल्टेज समान रहता है, मतलब सभी प्रतिरोध पर क्या रहेगा, बी वोल्टेज रहेगा, लेकिन करंट क्या रहेगी दोस्तों, इनमें अलग अलग रहेगी। तो अभी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर इस केस में, 4 वोल्टेज की सेल को, 4 सेलों को 2-2 वोल्टेज के अगर समांतर क्रम में है तो उसका कुल वोल्टेज कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो डी दिया गया है 2 वोल्ट हो जाएगा इसका। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर हम समांतर में कितनी भी अगर हम रख दें वोल्टेज की सेल, वो हमेशा उनका जो टोटल वोल्टेज आएगा जो उनके बराबर में ही आएगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम सीरीज़ में दोस्तों कनेक्ट करते हैं, अगर हम सीरीज़ में अगर कनेक्ट करते हैं ऐसे, तो इनको हम क्या करते दोस्तों, ऐड कर देते। तो मतलब अगर सीरीज में इनको अगर हम कनेक्ट करते तो इसका टोटल जो ईएमएफ आता हमारा वो कितना आता दोस्तों, 8 वोल्ट आता दोस्तों। कितना आता दोस्तों, 8 वोल्ट। लेकिन दोस्तों अगर हम समांतर क्रम में अगर इनको कर रहे हैं तो इसका टोटल वोल्टेज कितना आएगा, 2 ही वोल्ट आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना है। यहाँ पर जो 4 एम्पियर आवर दिया गया है, ये कैपेसिटी इसकी दी गई है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, बस हमें तो इसमें क्या कुल वोल्टेज याद करना था वो आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क सेल है। ऑप्शन ए है लिथियम सेल, ऑप्शन बी है जिंक कार्बन सेल, ऑप्शन सी है जिंक क्लोराइड सेल, ऑप्शन डी है सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो बी दिया गया है, जिंक कार्बन सेल, जो कि शुष्क सेल होता है, इसको ड्राई सेल भी बोलते हैं। तो जिंक कार्बन सेल जो है किसकी श्रेणी में आता है दोस्तों, ड्राई सेल, शुष्क सेल की श्रेणी में आता है। दोस्तों जो इसका जो है ईएमएफ जो होता है जिंक सेल का, वो होता है 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। दोस्तों आपको ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है कि जो ड्राई सेल्स जो होते हैं जिंक कार्बन के, उनकी जो ईएमएफ कितना होता है, 1.4 से 1.5 वोल्ट के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सिंगल फेज एसी बॉल सॉकेट में आमतौर पर कौन सी आवृत्ति की प्रदान की जाती है। तो दोस्तों भारत में जो है हमारे यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो दोस्तों 50 हर्ट्ज,
50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर हमारी पावर सप्लाई प्रदान की जाती है। और जो हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितना रहता है दोस्तों, 230 वोल्ट। मतलब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे जो 230 वोल्ट की एसी सप्लाई जो आती है घरों में सिंगल फेज की, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन जो डी दिया गया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने जो हमारे वोल्टेज में आती है, 230 वोल्ट आते हैं दोस्तों। ये जो एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, जो 50 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है इसमें दोस्तों कितना वेरिएशन हो सकता है, तो वो दोस्तों वो भी आपको याद रखना है। तो इसमें हो सकता है दोस्तों +- 3% का जो है फ्लैक्चुएशन, इसमें परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। तो इसमें एक में ही 3 क्वेश्चन बन गए हैं। पहला तो भारत में जो सिंगल फेज एसी सप्लाई हमें घरों में आती है वो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर आती है, और वोल्टेज कितना होता है उसका, 230 वोल्ट पर हमें सिंगल फेज में प्रदान की जाती है। जबकि 440 जो वोल्ट हैं हमारे, वो हमें किस में मिलते हैं, 3 फेज में मिलते हैं दोस्तों, 50 हर्ट्ज पर ही। वो भी आपको याद रखना है। और जो सिंगल फेज पे हमारा जो फ्रिक्वेंसी का वेरिएशन कितना दिया गया है दोस्तों, +- 3%। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज निरूप होता है डीसी वोल्टेज में, पल्स वोल्टेज में, आरएमएस वोल्टेज में, पीक टू पीक वोल्टेज में। तो दोस्तों जो हमारे भारत में जो घरों में जो सिंगल फेज सप्लाई जो आती है वो किस फॉर्म में आती है दोस्तों, एसी सप्लाई आती है साइनसोइडल फॉर्म में। तो जिसका जो दोस्तों जो वोल्टेज होता है वो हमारा जो है दोस्तों BRMS के रूप में हमें मिलता है। जो 230 वोल्ट हमें जो मिलते हैं ये होते हैं हमारे रूट मीन स्क्वायर, मतलब RMS वोल्टेज के रूप में प्राप्त होती है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। RMS की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ये दोस्तों याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो जो BRMS जो होता है उसको हम कैसे याद करते हैं, BRMS इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है BM/√2, ये इसका फॉर्मूला होता है। जिसकी हम जो हमारे जो मैक्सिमम वोल्टेज दिया जाता है, मान लें नॉर्मल हमें बोलते कि हमें कोई 200 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 वोल्ट है, उससे हमें BRMS उसका BRMS वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 200 में √2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो हमारी क्या आ जाएगी, BRMS वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम पूछ लेता है न्यूमेरिकल बेस में, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर ये वोल्टेज दिया गया है, इसमें करंट भी हम डाल सकते हैं। अगर हमसे करंट पूछेगा तो हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस हमें इसमें करंट डाल देनी है, आई। क्वेश्चन नंबर 20, किसी फ्यूज की फ्यूजिंग एलिमेंट सामान्यतः बना होता है कॉपर का, स्टील का, माइका का, आयरन का। तो दोस्तों जो फ्यूज का जो फ्यूजिंग एलिमेंट है किसका बना होता है, यह आपको दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपको बताना है कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट सामान्यतः किससे बना होता है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप ज़रूर इसका आंसर दें। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किए गए थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।